हेलो बच्चों, मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बच्चों, आज हम इतिहास पाठ 13 स्वतंत्रता युद्ध की परिपूर्ति यह पाठ पढ़ने वाले हैं। बच्चों, हमारा देश 1947 को स्वतंत्र हुआ, फिर भी स्वतंत्रता युद्ध अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था, क्योंकि भारत में अनेक राज्य रजवाड़े रियासत थी। यानी हमारे देश में जिस क्षेत्र में अंग्रेज थे वो अंग्रेज तो शासन छोड़ के चले गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य थे जहाँ पे पुर्तगालियों फ्रांसीसियों का सत्ता था और बहुत सारे राजाओं का भी उनका अलग अलग राज्य था और उनका अलग अलग रियासत था जहाँ पे राजा महाराजाओं का शासन था। तो वो अभी तक भारत में सम्मिलित नहीं हुए थे। उन्हें भारत में सम्मिलित होने अथवा स्वतंत्र रहने का अधिकार प्राप्त हुआ था। जब अंग्रेज गए तो उन्होंने कहा था कि हम भारत को भारत का शासन सौंप देंगे, लेकिन जो शासन में राजाओं का शासन है वो चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं, वो चाहे तो भारत में मिल सकते हैं, या वो चाहे तो अलग से भी रह सकते हैं। तो ऐसा अधिकार प्राप्त हुआ था। परिणामतः एकीकरण भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस का स्वप्न अधूरा रह गया। राष्ट्रीय कांग्रेस क्या चाहती थी कि हमारा भारत देश एक राज्य हो, भारत में एकता बनी रहे, एकीकरण हो। तो ये जो राष्ट्रीय कांग्रेस का सपना अधूरा रह गया था। रियासतों को स्वतंत्र रहने से भारत के खंड खंड होने की संभावना थी। अगर अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजाओं का शासन रहेगा तो भारत के अलग अलग टुकड़े हो सकते थे। भारत के कुछ क्षेत्रों और हिस्सों में पुर्तगालियों और फ्रांसीसियों की सत्ता अभी भी थी और उन्हें अपनी सत्ता छोड़ी नहीं थी, परंतु भारत ने दृढ़ता पूर्वक यह समस्या हल की और इसी की जानकारी हम इस पाठ में प्राप्त करने वाले हैं। बच्चों देखो, यहाँ पे दिखाया गया है कि हमारा भारत देश आजाद हुआ, लेकिन हमारे भारत देश में बहुत सारे राज्य ऐसे थे जहाँ पे राजाओं का शासन था। और नीचे जो चित्र दिया गया है पुर्तगालियों का चित्र है और यहाँ पे फ्रांसीसियों का चित्र दिया गया। भारत में रियासतों का विलय। भारत में छोटी बड़ी मिलाकर 600 से अधिक रियासतें थी। हमारा भारत जो देश था, अंग्रेजों के अलावा भारत में 600 से ज्यादा मिला के छोटी बड़ी बहुत सारे अलग अलग राज्य थे। रियासत मतलब होता है राज्य। असहयोग आंदोलन के प्रभाव स्वरूप रियासतों में राजनीतिक जागृति उत्पन्न होना प्रारंभ हुआ। जब असहयोग आंदोलन हो रहा था उसका प्रभाव ऐसा पड़ा कि अलग अलग राज्यों में लोगों के अंदर राजनीतिक जागृति उत्पन्न हुई कि हमें हमारे देश में लोकतंत्र हो, हमको हमारा अधिकार मिले, हम किसी के गुलाम नहीं रह गए, ऐसी जागृति उत्पन्न हुई। रियासतों में प्रजामंडलों की स्थापना होने लगी। विभिन्न रियासतों की प्रजा के हितों और उन्हें राजनीतिक अधिकार प्राप्त कराने के लिए कार्य करने वाले जन संगठन थे, उन्हें प्रजामंडल कहा जाते हैं। राजनीतिक अधिकार का मतलब होता वोट देने का अधिकार या चुनाव लड़ने का अधिकार। तो ये राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के लिए अलग अलग जन संगठन बनता था, तो वो जन संगठन को प्रजामंडल कहा जाता था। 1927 ईस्वी में ऐसे प्रजामंडलों को मिलाकर एक अखिल भारतीय प्रजा परिषद की स्थापना की। अखिल भारतीय यानी पूरे भारत का बड़ा प्रजा परिषद, बड़ा सभा, उसकी स्थापना किया गया। फलस्वरूप रियासतों में प्रारंभ हो चुके आंदोलन को प्रेरणा मिली। जो अलग अलग राज्यों में आंदोलन हो रहे थे उनको और प्रेरणा मिली। भारत स्वतंत्र होने के पश्चात इन रियासतों के विलयीकरण की समस्या को हल करने का दायित्व भारत के तात्कालीन मतलब उस समय जिस समय हमारा भारत देश आजाद हुआ, उस समय हमारे देश के गृह मंत्री जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनको ये कार्य सौंपा गया कि वो भारत में जो अलग अलग रियासत है उनको भारत में मिलाए। और उन्होंने इस समस्या का हल बड़े ही कूटनीतिक ढंग से निकाला, यानी बड़े ही सूझबूझ से उन्होंने इस समस्या का हल निकाला। उन्होंने रियासतदारों को विश्वास दिलाकर सभी को स्वीकार होगा ऐसा एक विलय पत्र तैयार किया। बच्चों, विलय पत्र का मतलब होता है, विलय का मतलब होता है मिल जाना, यानी जो अलग अलग राज्य था उसको भारत में समावेशित कर लेना। जैसे भारत में विलीन होना रियासतदारों के हित में किस प्रकार होगा, यह सरदार पटेल ने रियासतदारों को समझाया। उन्होंने अलग अलग राज्यों में गए, सभी राजाओं को समझाए कि तुम अगर हमारे देश में शामिल हो जाए तो तुम्हारा शक्ति बढ़ जाएगा, तुम्हारे देश में कोई दूसरा पुर्तगाली या अंग्रेज कोई तुम्हारे देश पर आक्रमण नहीं कर पाएगा। इस तरह उनको समझाया। उनके इस आह्वान को रियासतदारों का बहुत अच्छा प्रतिसाद मिलना मतलब जो भी उन्होंने समझाया उसका उनको बहुत अच्छा उत्तर मिला।
यानी उनको बातों को उन्होंने माना। जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर रियासतों को छोड़ के अन्य रियासत भारत में विलीन हो गए। मैंने बताया था कि 600 से अधिक रियासत थी जिसमें राजा महाराजाओं का शासन था, वो सभी भारत में मिलने के लिए तैयार हो गई, लेकिन जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर ये रियासत मिलने के लिए तैयार नहीं थी। देखो बच्चों, यहाँ चित्र दिया गया है जूनागढ़ का और हैदराबाद का, और ये देखो ऊपर कश्मीर। ये तीनों जो क्षेत्र थे ये भारत में मिलना नहीं चाहती थी। रियासतों के विलयीकरण की समस्या को हल करने के लिए सरदार पटेल ने दृढ़ भूमिका निभाई। यानी ये जो समस्या थी उसको उन्होंने संकल्प कर लिया कि मैं अन्य क्षेत्रों को भारत में मिलाकर ही रहूंगा। देखो बच्चों, यहाँ विलय पत्र का चित्र दिया गया है। ये विलय पत्र बनाया गया है। इसमें वहाँ जो अलग अलग रियासतदार है वो राजा का और हमारे देश के मंत्रियों का इसमें हस्ताक्षर रहता था। इसमें यह लिखा गया है कि वो अपनी स्वेच्छा से भारत में मिलना चाहते हैं। बच्चों, अब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कि कैसे जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद कैसे हमारे देश में विलीन हुए, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले जूनागढ़ का विलय। जूनागढ़ सौराष्ट्र की एक रियासत थी। देखो बच्चों, यहाँ चित्र दिया गया है जूनागढ़। ये सौराष्ट्र यानी गुजरात के आसपास का क्षेत्र है। वहाँ की प्रजा भारत में सम्मिलित होना चाहती थी, यानी वहाँ की जो प्रजा थी वो भारत में शामिल होना चाहता था, लेकिन जूनागढ़ का जो नवाब था वो मुसलमान था और वो पाकिस्तान में शामिल होने का सोच रहा था। उसके इस निर्णय का वहाँ की प्रजा ने कड़ा विरोध किया, क्योंकि वहाँ की जनता चाहती थी भारत में मिले और वहाँ का जो नवाब था वो चाहता था पाकिस्तान में मिले, तो वहाँ की प्रजा ने उसका विरोध किया। तब नवाब जो है पाकिस्तान चला गया। इसके पश्चात 1948 फरवरी ईस्वी में जूनागढ़ जो है भारत में मिल गया। यहाँ का जो नवाब था वो पाकिस्तान चला गया है और यहाँ की जो जनता थी ये भारत में शामिल हो गई है। हैदराबाद मुक्ति संग्राम। हैदराबाद भारत में सबसे बड़ी रियासत थी, यानी बहुत बड़ा क्षेत्रफल था, इसका विस्तार बहुत ज्यादा था, सबसे बड़ी रियासत थी। इसमें तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषी प्रांत थे। इसमें मतलब 3 भाषा के लोग इसमें रहते थे। यहाँ निजाम का एक छत्र शासन था, यानी ये सभी क्षेत्रों में निजाम का राज्य था। देखो बच्चों, यहाँ चित्र दिया गया है निजाम का। रियासत में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का अभाव था। यहाँ के जो नागरिक थे उनको राजनीतिक अधिकार नहीं प्राप्त था। हैदराबाद रियासत की जनता ने तेलंगाना क्षेत्र में आंध्र परिषद, मराठवाड़ा क्षेत्र में महाराष्ट्र परिषद और कर्नाटक क्षेत्र में कर्नाटक परिषद की स्थापना की। यानी जो अलग अलग क्षेत्र थे वहां पर उनका अलग अलग सभा बनाया गया, परिषद बनाया गया, ताकि लोगों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। देखो बच्चों, यहाँ तेलंगाना क्षेत्र में आंध्र परिषद बनाया गया, मराठवाड़ा क्षेत्र में महाराष्ट्र परिषद बनाया गया और कर्नाटक क्षेत्र में कर्नाटक परिषद बनाया गया, ताकि लोगों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। स्वामी रामानंद तीर्थ ने 1938 ईस्वी में हैदराबाद स्टेट कांग्रेस की स्थापना की। निजाम ने इस संगठन पर प्रतिबंध लगाया। हैदराबाद स्टेट कांग्रेस को मान्यता दिलवाने और लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त करने के लिए संग्राम प्रारंभ हुआ। यहाँ पे हैदराबाद स्टेट कांग्रेस बना तो निजाम ने उस पर रोक लगा दिया, लेकिन लोगों के मन में इतना उत्साह और प्रेरित थे कि लोगों ने इसके लिए क्या किया, लड़ना शुरू किया, हमको हमारा अधिकार प्राप्त हो। इस संग्राम का नेतृत्व जुझारू सेनानी स्वामी रामानंद तीर्थ ने किया। उन्हें नारायण रेड्डी, सिराजुल हसन तिरमजी का सहयोग प्राप्त था। बच्चे देखो, यहाँ जो चित्र दिया गया है नारायण रेड्डी का है और ये जो है रामानंद तीर्थ के सहयोगी थे। पीवी नरसिंह राव और गोविंद भाई श्राफ स्वामी जी के निष्ठावान अनुयायी थे। निष्ठावान का मतलब होता है ईमानदार, जो उसके प्रति वफादार मानने वाले थे। देखो बच्चों, यहाँ पे पीवी नरसिंह राव का चित्र दिया गया है और बगल में गोविंद भाई श्राफ जी का चित्र दिया गया है। ये दोनों जो है रामानंद तीर्थ के एकदम वफादार अनुयायी थे। अनुयायी यानी मानने वाले, उनके शिष्य की तरह थे। जुलाई 1947 ईस्वी में हैदराबाद स्टेट कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया कि हैदराबाद रियासत का भारत में विलय किया जाए, परंतु निजाम ने भारत विरोधी नीति अपनाई। 1947 को यह प्रस्ताव पारित किया गया कि हैदराबाद जो है भारत में मिला दिया जाए, लेकिन निजाम जो है ये नहीं चाहता था। उसने भारत में न मिलने के लिए विरोधी नीति अपनाई। उसने हैदराबाद रियासत को पाकिस्तान में विलीन करने की दृष्टि से गतिविधियां प्रारंभ की। उसने क्या किया कि जब देखा कि ये मिलाने के लिए बोले तो उसने क्या किया, चुपके चुपके पाकिस्तान में अपने आप को मिलाने के लिए उसने कार्रवाई शुरू कर दी।
कासिम रजवी निजाम का सहयोगी था। देखो बच्चों यहाँ चित्र दिया गया है, कासिम रजवी ये निजाम का सहयोगी था। सहयोगी यानी साथ देने वाला। रियासत को भारत में विलीन करने की मांग को दबाने के लिए उसने रजाकर नामक एक संगठन स्थापित किया। देखो बच्चों यहाँ चित्र दिया गया है, रजाकर संगठन उसने बनाया। कासिम रजवी और उनके साथियों ने न केवल हिंदू बल्कि लोकतांत्रिक आंदोलन का समर्थन करने वाले मुस्लिमों पर भी अत्याचार किया। जो मुस्लिम थे, जो लोकतंत्र चाहते थे, तो उन पर भी उन्होंने अत्याचार करना किया, यानी हिंदू के साथ साथ मुसलमानों पर भी उन्होंने अत्याचार किया था, यानी मार के, पीट के, धमका कर उनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे। फलस्वरूप सभी और लोकमत धड़कने लगा। भारत सरकार निजाम के साथ समझदारी के साथ बातचीत करने का प्रयास कर रही थी, परंतु निजाम जो था मान नहीं रहा था। अंततः भारत सरकार ने 13 सितंबर 1948 ईस्वी को निजाम के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई प्रारंभ की। जब देखा कि निजाम नहीं मान रहा है तो भारत सरकार ने क्या किया कि निजाम के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करना शुरू किया। इसका सांकेतिक नाम ऑपरेशन पोलो था। देखो बच्चों यहाँ पे भारतीय सैनिक जो है निजाम के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। अंत में 17 सितंबर 1948 को निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण का मतलब अपने आप को भारत सरकार के हवाले कर दिया। देखो बच्चों यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उनके सामने वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। हैदराबाद रियासत का भारत में विलय हुआ। रियासत की प्रजा का यह संग्राम सफल हुआ। जो यहाँ की प्रजा चाहती थी कि हम भारत में मिल जाएं, उनका यह जो लड़ाई थी वो सफल हुआ और इस संग्राम में आर्य समाज का भी बहुत विशेष योगदान था। हैदराबाद मुक्ति संग्राम में मराठवाड़ा का योगदान। हैदराबाद में जो मुक्ति संग्राम हुआ उसमें मराठवाड़ों का क्या योगदान था, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इस संग्राम में स्वामी रामानंद तीर्थ, बाबा साहेब परांजपे, गोविंद भाई श्राफ, अनंत भालेराव, आशाताई वाघमारे, मणिकचंद पहाड़े आदि ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। वंदे मातरम आंदोलन द्वारा विद्यार्थी हैदराबाद मुक्ति संग्राम में शामिल हुए थे। इसी तरह हैदराबाद मुक्ति संग्राम में वेद प्रकाश, श्यामलाल, गोविंद पानसरे, बहिरजी सिंधे, श्रीधर वर्तक, जनार्दन मामा, शोएब उल्ला खान आदि ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, यानी जी जान से उन्होंने अपने प्राणों की परवाह नहीं की और उन्होंने हैदरा को मुक्त कराने की कोशिश की। उनका यह बलिदान भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत सिद्ध हुआ। लोगों को इससे प्रेरणा मिली। इससे ध्यान में आता है कि हैदराबाद के मुक्ति संग्राम में मराठवाड़े के नेताओं और सामान्य लोगों का असाधारण योगदान था, यानी इसमें इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। 17 सितंबर हैदराबाद मुक्ति संग्राम का विजय दिन है और इस दिन को मराठवाड़ा में मराठवाड़ा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहने का मतलब इस दिन हैदराबाद मुक्त हुआ था और इस दिन को मराठवाड़ा में भी मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत में मराठवाड़ा का समावेश नहीं था। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो मराठवाड़े का समावेश हमारे भारत में नहीं था। 1948 में हुए जनता के उत्स्फूर्त संग्राम के बाद इस क्षेत्र का स्वतंत्र भारत में विलय हुआ। बाद में ये जो है मराठवाड़ा हमारे भारत में शामिल हो गया, उसको भी हमारे देश में विलय कर दिया गया। कश्मीर समस्या, देखो बच्चों ऊपर दिखाया गया है। कश्मीर हमारे भारत के उत्तर में यह स्थित है। कश्मीर रियासत के नरेश का मतलब होता है बच्चों राजा। तो उस समय कश्मीर जो राज्य था उसके राजा जो थे हरि सिंह थे। उन्होंने स्वतंत्र रहने का निश्चय किया था। वो नहीं चाहते थे कि मैं पाकिस्तान में मिलूं या भारत में मिल जाऊं। वो चाहते थे कि मैं अपना अलग राज्य करूं। पाकिस्तान चाहता था कि कश्मीर पाकिस्तान में विलय हो। पाकिस्तान चाहता था कि कश्मीर जो है पाकिस्तान में विलय हो। इसके लिए पाकिस्तान ने हरि सिंह पे दबाव डालना शुरू किया। अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के उकसाने और भड़काने पर शस्त्रधारी घुसपैठियों ने कश्मीर पर आक्रमण किया। यानी जो पाकिस्तान के जो घुसपैठी थे उन्होंने कश्मीर पर आक्रमण किया। तब हरि सिंह ने भारत में विलय होने के लिए विलय पत्र पे हस्ताक्षर किया। तब राजा को ऐसा लगा कि अब तो ये पाकिस्तान में चला जाएगा, तो उसने क्या किया, जल्दी जल्दी जो विलय पत्र बनाया गया तो उस पर उन्होंने हस्ताक्षर किया। इस प्रकार भारत में विलीन होने के पश्चात भारतीय सेना कश्मीर की रक्षा के लिए वहां पर कश्मीर भेजा गया। सेना ने कश्मीर का विशाल क्षेत्र यानी बहुत ज्यादा क्षेत्र घुसपैठियों के हाथ से निकाल लिया और अपने अधिकार में कर लिया।
परंतु कुछ क्षेत्र पाकिस्तान के अधिकार में चला गया। देखो बच्चों, यहाँ चित्र दिया गया है कश्मीर का, और इसके नीचे जो चित्र दिया गया है ये राजा हरि सिंह का था। यहाँ पे दिखाया गया घुसपैठी कश्मीर में घुस रहे हैं, और नीचे दिया गया है कि हमारे देश के जो भारतीय सैनिक थे वो कश्मीर भेजे गए ताकि घुसपैठियों के अधिकार से जो हम कश्मीर क्षेत्र है उसको निकाल लिया जाए। बच्चों, अभी तक तो हमने पढ़ा कि कौन कौन से क्षेत्र पर जो हमारे देश के शासक थे, राजा थे, उनका अधिकार था, उनको कैसे हमारे भारत में विलय किया गया यानी शामिल किया गया। फ्रांसीसी उपनिवेशों का विलय, तो ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे फ्रांसीसियों का राज्य था, यानी हमारे भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ पे फ्रांसीसियों के अधिकार में था। भारत स्वतंत्र होने के पश्चात भी चंद्रनगर, पुदुचेरी, कारिकल, माहे और यानम प्रदेशों में फ्रांस का आधिपत्य था। यहाँ पर देखो भारत का नक्शा दिया है, दक्षिणी क्षेत्र का, भारत के दक्षिणी साइड का दिया गया है। यहाँ पर चंद्रनगर, पुदुचेरी, कारिकल, माहे और यानम, ये जो क्षेत्र थे यहाँ पे फ्रांसीसियों का शासन था। उन प्रदेशों के भारतीय लोग भारत में सम्मिलित होने को उत्सुक थे। जो भी ये प्रदेश मैंने बताया, यहाँ की जितनी भी जनता थी वो भारत में शामिल होने के लिए उत्सुक थे, वो चाहते थे जल्दी से भारत में शामिल हो जाओ। ये जो प्रदेश थे भारत के घटक थे, अतः भारत को सौंपे जाए यह मांग भारत ने की। फ्रांस ने 1949 ईस्वी में चंद्रनगर में सार्वमत लिया और वहां की जनता ने भारत के पक्ष में सार्वमत दिया। चंद्रनगर भारत के सुपुर्द किया गया। इसके पश्चात फ्रांस ने भारत में अन्य प्रदेश भी भारत को सौंप दिए, क्योंकि वहां की जनता चाहती थी कि वो भारत में शामिल हो। जब उनसे सार्वमत लिया तो ज्यादा से ज्यादा जो मत था वो भारत की ओर था। इसलिए फ्रांसीसियों ने जितना भी क्षेत्र था सबसे पहले चंद्रनगर भारत को सौंपा। उसके बाद जो यहाँ पे मैंने बताया कि पुदुचेरी, कारिकल और माहे, यानम, ये सभी क्षेत्र भी भारत को सौंप दिया और जो फ्रांसीसी है वो यहाँ से चले गए। गोवा मुक्ति संघर्ष, देखो बच्चों यहाँ पे दिया गया है भारत के दक्षिणी क्षेत्र के, यहाँ देखो साइड में दिया गया गोवा क्षेत्र था, और ये जो गोवा क्षेत्र था यहाँ पे पुर्तगालियों का शासन था। पुर्तगालियों ने अपने अधिकार के प्रदेश भारत को सौंपने से इनकार कर दिया। उस प्रदेश को पाने के लिए भारतीयों को कड़ा संघर्ष करना पड़ा। इस संघर्ष में डॉक्टर टीबी कुन्ना अग्रसर थे। अग्रसर मतलब सबसे आगे थे। इन्होंने बहुत प्रयास किया कि किसी भी तरह जो गोवा क्षेत्र है पुर्तगालियों के अधिकार से निकाल कर भारत में समाहित किया जाए, यानी उसको विलय कर दिया जाए। उन्होंने पुर्तगाली सरकार के विरुद्ध जनता में जागृति निर्माण करने का कार्य किया। पुर्तगालियों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए उन्होंने गोवा कांग्रेस समिति की स्थापना की। आगे चलकर 1945 ईस्वी में डॉक्टर कुन्ना ने मुंबई गोवा यूथ लीग संगठन की स्थापना की। 1946 में वे गोवा गए और भाषण बंदी का आदेश तोड़ा। उस समय जो पुर्तगाली सरकार थी वो भाषण देने पर रोक लगाई थी, और वो गोवा गए, वहां पे भाषण बंदी का जो आदेश था उन्होंने तोड़ा। देखो यहाँ गोवा यूथ लीग का चित्र दिया गया है। इसके लिए डॉक्टर कुन्ना को 8 वर्ष का दंड सुनाया गया। डॉक्टर कुन्ना ने भाषण दिया और पुर्तगाली सरकार उस पर रोक लगाई थी। इसके लिए उनको पकड़ा गया और उन पर आरोप सिद्ध होने पर उनको 8 वर्ष का कड़ा दंड सुनाया गया। 1946 ईस्वी में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गोवा मुक्ति के लिए सत्याग्रह शुरू किया। जब डॉक्टर कुन्ना जेल चले गए तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने यह कार्य अपने हाथों में लिया और सत्याग्रह शुरू किया। उन्होंने प्रतिबंधक आदेश को ठुकराकर गोवा के मडगांव में भाषण दिया। इसके लिए पुर्तगाली सरकार ने उन्हें गोवा की सीमा से पार कर दिया। इन्होंने भाषण दिया और कानून को तोड़ा। इसके लिए पुर्तगाली सरकार ने उनको गोवा से बाहर निकाल दिया। इसी समय गुजरात के दादरा और नगर हवेली के पुर्तगाली उपनिवेश को मुक्त कराने के लिए आजाद गोमांतक दल की स्थापना किया गया। देखो बच्चों यहाँ चित्र दिया गया है दादरा और नगर हवेली का। इसको आजाद कराने के लिए गोमांतक दल की स्थापना किया गया था। 2 अगस्त 1954 ईस्वी को इस दल के युवाओं ने सशस्त्र आक्रमण करके दादरा और नगर हवेली को पुर्तगाली सत्ता से मुक्त कराया था। इस आक्रमण में
विश्वनाथ लवंदे, राजा भाऊ वाकणकर, सुधीर फड़के, नाना साहेब काजरेकर आदि ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1954 ईस्वी में गोवा मुक्ति समिति की स्थापना किया गया। इस समिति में महाराष्ट्र के सत्याग्रहियों के अनेक टुकड़ियां गोवा में भेजा गया और उसमें नागागोरे, सेनापति बापट, पीटर अल्वारिस, महादेव शास्त्री जोशी और उनकी पत्नी सुधा ताई आदि का सहभाग था। मोहन रानडे गोवा मुक्ति आंदोलन के जुझारू नेता थे। देखो बच्चों, यहाँ चित्र दिया गया है मोहन रानडे का। ये जो है एक जुझारू नेता थे, इन्होंने गोवा मुक्ति कराने के लिए आंदोलन किया था। पुर्तगाली सत्ता ने सत्याग्रहियों पर अनगिनत अन्याय और अत्याचार किए। परिणामतः भारत की जनता और अधिक क्षुब्ध हो गई, यानी और ज्यादा क्रोधित हो गई। गोवा के स्वाधीनता युद्ध ने भयानक और उग्र स्वरूप धारण कर लिया, यानी ये जो स्वाधीनता आंदोलन बहुत ज्यादा भयानक और उग्र हो गया था, बहुत ज्यादा तेजी से तो होने लगा था। भारत सरकार ने पुर्तगाली सरकार के साथ समझदारी और संयम से बातचीत कर रही थी। भारत सरकार शांति से बातचीत कर रही थी, समझदारी से, कि तुम लोग मिल जाओ, और समझा रही थी। लेकिन पुर्तगाली सरकार जो थी वो मान नहीं रही थी। अंत में विवश होकर भारत सरकार ने सैनिकी बल का उपयोग करने का निर्णय किया। दिसंबर 1961 ईस्वी को भारतीय सेना ने गोवा में प्रवेश किया और शीघ्र ही पुर्तगाली सरकार ने आत्मसमर्पण कर दिया। जैसे ही वो वहां भारतीय सेना वो गोवा में प्रवेश किया और पुर्तगाली सरकार ने तुरंत ही आत्मसमर्पण कर दिया। 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों के जो अधिकार से मुक्त हुआ। भारत की भूमि से साम्राज्यवाद को जड़ से उखाड़ फेंका गया। भारत के स्वतंत्रता युद्ध के सच्चे अर्थ में परिपूर्ति हुई, यानी देखा जाए तो अब जाके जो भारत जो है पूरा एक भारत बना।